नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। फाइनली हम आज अपने चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले आपको क्लास 11 के सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। ओके, मतलब हमें सारे फॉर्मूलेस पता होना चाहिए जो हमें क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखे थे। वहाँ पे जो कर्व बनाए थे, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, और जितने भी वहाँ पे फॉर्मूले सीखे थे वो हमें पता होना चाहिए। ओके, टेबल हमें मस्ट आना चाहिए, टेबल के बिना हमारा काम नहीं हो सकता। जो टेबल क्लास 11 पे हम सीखते हैं, साइन 60, साइन 30, कोस 30, कोस 60, टेन, कोसेक, जो भी आपसे वैल्यू पूछी जाती है आपको वो पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ओके, सो चैप्टर का नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले अगर आप क्लास 11 में चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में जाएं और वहाँ पे फंक्शन को डिस्कस करें तो मैंने वहाँ पे फंक्शन को क्या बताया था कि फंक्शन इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है, जब एक फंक्शन में जब कोई दो सेट ए से बी होता है ना, एक फंक्शन ए से बी है ना, जैसे एक रिलेशन है ए से बी, वो फंक्शन कब बनता है जब ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, है ना, ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी वन एंड ओनली वन इमेज, ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी बनना चाहिए, है ना। सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी बनना चाहिए, उसको हम वहाँ पे फंक्शन बोलते, तब एक रिलेशन फंक्शन बन जाता था। ओके, तो ये हमने वहाँ पे सीखा था। अब अगर फंक्शन का हम इन्वर्स में यूज़ करते हैं, है ना, तो इन्वर्स, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इसको बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 1 आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 में सिखाया गया है कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। तो लिखा है कि द फंक्शन जी बी टू ए इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ ए टू बी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स। मतलब ये फंक्शन एक फंक्शन एफ ए टू बी है ना, तो अगर हम इसका इन्वर्स लेंगे तो ये जी बी टू ए एक नया फंक्शन आ जाएगा और ये जो जी होगा ये एफ इन्वर्स के इक्वल होगा। ओके, मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइंड है, अगर आपको एक इन्वर्स लेना, अगर इसका इन्वर्स पॉसिबल हो रहा है ना, इन्वर्स पॉसिबल कब होता है ये हम चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं, है ना, जो अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है वहाँ पे देखते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो एक फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइंड है, अगर इसका इन्वर्स निकल रहा है तो जो इसका इन्वर्स होगा वो एक नया फंक्शन आएगा जी, और वो बी से ए में डिफाइंड हो जाएगा। ओके, और वो जो जी होगा वो एफ इन्वर्स के इक्वल होगा। इतना तो हमें पता है, ठीक है। जैसे लेट से अगर आपको एक जनरली एक कोई फंक्शन दिया जाता है, इसको नोट कर लेना है ना वीडियो को पॉज करके। जैसे जनरली एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई दिया है, अब आपको इसका इन्वर्स लिखना है तो आप क्या लिखोगे, एक्स इजिकल टू एफ इन्वर्स वाई। जैसे एक मान लो कि आपको एक फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स इजिकल टू वाई, आपको इन्वर्स लिखना है तो क्या लिखोगे, एक्स इजिकल टू जी इन्वर्स वाई। ओके, अभी आपको ये डेफिनेशन है, जब आप चैप्टर 1 का इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि अगर एक फंक्शन एफ ए से बी में दिया गया है, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो एक नया फंक्शन आएगा जो उसका इन्वर्स होगा। ओके, डोमेन तो वही जो मैंने आपको क्लास 11 में फंक्शन का डोमेन और रेंज बताई थी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। ओके, तो यहाँ पे बस वो एक्स की जगह इनपुट वैल्यू बोल दिया है, क्योंकि फंक्शन में हम इनपुट आउटपुट की बात करते हैं। तो क्या लिखा है कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, द सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। y इजिकल टू एफ एक्स होता है, तो इसमें हम इनपुट ही तो रखते थे जब हमें आउटपुट मिलता था। ओके, तो वो वही एक्स को हम वो इनपुट बोल रहा है और वाई को आउटपुट बोल रहा है। ओके, तो हम वहाँ पे बोलते थे कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे वो एक्स की वैल्यू को इनपुट बोल रहा है। ओके, तो क्या लिखा है कि डोमेन ऑफ ए फंक्शन द सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, वो सारी एक्स की वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड होगा उसे हम उसका डोमेन बोलते हैं, है ना। अगला है रेंज, अ सेट कंटेनिंग द आउटपुट वैल्यूज, है ना, जिन इनपुट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा और जिन इनपुट वैल्यू को रखने पर आपको जो आउटपुट मिलेगा उसका जो सेट बनेगा वो रेंज होगा। ओके, मैंने क्या बोला
कि जिन इनपुट वैल्यूज़ के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, आप उन इनपुट वैल्यूज़ को अगर फंक्शन में रखोगे तो आपको जो आउटपुट वैल्यू मिलेगी, उन आउटपुट वैल्यू का जो सेट होगा उसे हम रेंज बोलते हैं। ओके, तो ए सेट कंटेनिंग द आउटपुट वैल्यूज प्रोड्यूस बाय अ फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। ओके, तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, अभी आपको सिर्फ डेफिनेशन ध्यान रखनी है, डोमेन एंड रेंज हमने सीखा। ओके, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। ओके, सो फाइनली जो हमें एक्सरसाइज 2.1 के लिए जिसकी नीड है वो इस टेबल की नीड है। ओके, तो अगर हमें टेबल बहुत अच्छे से ध्यान है तो हमें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सरसाइज 2.1 के। ओके, तो अगर किसी को एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे से करना है तो उसको ये टेबल ध्यान होना चाहिए। ओके, अब टेबल में क्या है कि फंक्शन दिए हुए हैं और सारे इनवर्स फंक्शन है। अच्छा, एक बात ध्यान दें, मैं आपको साइन एक्स, कोसेक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स और कोट एक्स के डोमेन एंड रेंज नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि हम क्लास 11th में बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। ओके, तो उनको अभी यहाँ डिस्कस करने से मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ इन्वर्स पढ़ना है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको क्लास 11th में बहुत अच्छे से सीखे हैं कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इन सब का डोमेन एंड रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्व। ओके, और ये सारे साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोट इनवर्स एक्स, ये सारे इनवर्स फंक्शन हैं। इनके डोमेन एंड रेंज के यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, है ना, इनको डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बताता हूँ, और बात ये है, आप यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात को। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे स्पेस बना रहा हूँ। अच्छा, समझना मेरी बात को। जब मैंने आपको एक फंक्शन y इजिकल टू साइन एक्स 11th क्लास में पढ़ाया था, तो इसका जो डोमेन था, मान लो कि ये f(x) फंक्शन है, तो जो इसका डोमेन था, इस फंक्शन का जो डोमेन था वो रियल नंबर था, है ना, ये इसका डोमेन था साइन एक्स का, आप देख लेना 11th में जाके, और इसकी रेंज -1 से 1 थी, है ना। मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स की वैल्यू -1 हो सकती है और 1 हो सकती है, और उसके बीच में हो सकती है, ना -1 से इधर होगी और ना 1 से ज़्यादा होगी, ये हमें पता है। अब जब हम इन्वर्स की बात करते हैं, तो जब चैप्टर 1 में हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं तो वह 1 एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ते हैं। तो हम जब इसके इन्वर्स की बात करते हैं y इजिकल टू साइन इन्वर्स x को, तो हम इसके डोमेन को अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं -π/2 से π/2 तक। ओके, इसके डोमेन को हम -π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी रहती है। और आपको पता है कि जब हमने क्लास 11 में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते थे तो किसी एक स्पेसिफिक रेंज में फाइंड करते थे, है ना, हम उसी के अंदर आना चाहिए। तो हम वही कर रहे हैं कि हमें इसकी जगह रियल नंबर, अगर डोमेन रियल नंबर होगा तो रेंज -1 से 1 होगी, बट अगर हम y इजिकल टू साइन इनवर्स x की बात करें तो हमें इसके डोमेन को एक स्पेसिफिक में रखना होगा, मतलब हमें -π/2 से π/2 में रखना होगा, क्योंकि जब हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं तो वहाँ 1 एंड ऑन टू फंक्शन की बात होती है, जो चैप्टर 1 में पढ़ते हैं। तो जब हम -π/2 से π/2 में इसके डोमेन की बात करते हैं, तो जब इसके डोमेन की जब -π/2 से π/2 में बात करते हैं तो ये फंक्शन 1 एंड ऑन टू हो जाता है, तब ये इसकी रेंज -1 से 1 देता है। ओके, अच्छा, y इजिकल टू साइन इनवर्स x की बात नहीं कर रहे हैं हम, y इजिकल टू साइन x की ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब होता क्या है कि, सॉरी, ये ध्यान देना, ये y इजिकल टू साइन इनवर्स x नहीं था, ये y इजिकल टू साइन x था। तो अब ये जो फंक्शन हुआ ये a से b में डिफाइंड हुआ, है ना, ये जो फंक्शन हुआ ये a से b में डिफाइंड हुआ। अब ये फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो ये g b से a बनेगा, मतलब इस फंक्शन का जो रेंज थी वो यहाँ पे अब क्या बन गई, डोमेन, और यहाँ पे जो डोमेन था वो क्या बन गया, रेंज हो गया। मेरी बात सुनो, y इजिकल टू साइन एक्स हमने क्लास 11th में पढ़ा, जिसका डोमेन रियल नंबर और रेंज -1 से 1 थी। बट जब हम y इजिकल टू साइन एक्स का जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन का 1 एंड ऑन टू देखना होता है। उस 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए हम y इजिकल टू साइन एक्स को
सिर्फ इसी डोमेन में देखेंगे। कौन से डोमेन में? -π/2 से π/2 में। हम अपने आप को यहीं पे रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे -π/2 से π/2, क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं। तो जब हमने अपने आप को रियल नंबर में नहीं रख के हमने -π/2 से π/2 में रखा तो हमें रेंज -1 से 1 मिलेगी। ये तो हमेशा -1 से 1 ही मिलेगी। डोमेन हमने चेंज किया है ना, हमने अपने आप को यहीं तक रखा। तो अब आपको पता है कि इस फंक्शन को f a से b में a डोमेन है और b रेंज है। तो जब इसका इन्वर्स फाइंड करते हो तो g b से a बनेगा, मतलब इसकी रेंज डोमेन बन जाएगी और डोमेन रेंज बन जाएगी। तो वही किया है। देखो साइन इन्वर्स x में जो डोमेन बना है वो देखो ना, ये -1 से 1 यहाँ पे डोमेन बन गया और रेंज क्या बन गई? -π/2 से π/2। जब कर्व की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने आप को -π/2 से π/2 में रखते हैं। ओके, तो -π/2 से π/2 में जब हम रखते हैं तो देखो ये y = sin x है ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ओके, और ये -π/2। अभी हम सिर्फ -π/2 से π/2 की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिक एक डोमेन में बात करेंगे। ओके, तो स्पेसिफिक डोमेन हमने -π/2 से π/2 लिया y = sin x के लिए। ओके, तो आपको पता है कि ये आएगा y = sin x। ओके, देखो ना यहाँ पे π/2 पे वैल्यू ये आएगी, यही तो कर्व आता है। ठीक है, अब जब आप इसके इन्वर्स की बात करते हो तो जब आप इसके इन्वर्स की बात करते हो, अगर आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स को फाइंड करना है तो आप x और y एक्सिस को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दो। ओके, क्योंकि डोमेन और रेंज देख रहे हो ना, इंटरचेंज होते हैं। तो जो x एक्सिस पे था, अब y = sin इनवर्स x की बात करते हैं। तो हमने क्या बोला कि जब आपको इसके इन्वर्स का कर्व फाइंड करना है तो आप x और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दो। मतलब ये जो वैल्यू x एक्सिस पे थी अब आप इसको y एक्सिस पे लिख दो, है ना, क्योंकि देखो ना रेंज इसमें आ रही है। और जो y एक्सिस की वैल्यू थी उनको x एक्सिस पे लिख दो, +1 और -1। अच्छा, y = sin इनवर्स x है ना। अब अगर आपको 1 पे वैल्यू फाइंड करनी है तो y = sin इनवर्स 1 होगा। आपको पता है कि साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है? sin π/2 की होती है। और एक बात ध्यान दें y sin इनवर्स sin x होता है। ओके, ये हम चैप्टर 1 में सीखेंगे, अभी प्रॉपर्टी में भी आएगा। तो y = sin इनवर्स sin, यहाँ पे sin इनवर्स sin x होगा, तो y = π/2 होगा। मतलब x अगर आप 1 रखोगे तो आपको π/2 मिलेगा। ओके, और जब -π/2 रखोगे तो -1 मिलेगा। तो आपको ये जो कर्व मिलेगा ये इस टाइप से कुछ मिलेगा। ओके, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने वैसे आपको ऐसे ही बता दिया है। ओके, तो इसको हमें इतना वो नहीं करना है। हमें जो मेन ध्यान रखना है बस वो ध्यान रखना है कि y = जो sin x होता है उसका डोमेन रियल नंबर होता है और रेंज -1 से 1 होती है। बट जब हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो हमारा जो डोमेन रियल नंबर होता है हमें उसको रेस्ट्रिक्ट करना होगा -π/2 से π/2 में, है ना। जब हम y = sin x के डोमेन को -π/2 से π/2 में रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे और रेंज -1 से 1 होगी, जब हम उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो डोमेन और रेंज एक दूसरे से इंटरचेंज होगी। तो जब y = sin इनवर्स x के डोमेन की बात करेंगे तो वो -1 से 1 आ जाएगा और रेंज -π/2 से π/2 आ जाएगा। अच्छा, रेस्ट्रिक्ट इसलिए किया क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू की बात करनी है और जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो हम 1 और on2 फंक्शन देखते हैं जो हम चैप्टर 1 में देखेंगे। ओके, तो आपको इतना बस मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना है। आपको बस मेन ये ध्यान रखना है कि आपको ये टेबल ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ओके, तो अगर आप इसको याद भी नहीं करते हैं तो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगी। ओके, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि y = sin इनवर्स x है, इसका डोमेन -1 से 1 है और रेंज -π/2 से π/2 है। ओके, कैसे आई मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है। ओके, फिर y = cos इनवर्स x की बात करते हैं तो इसका भी डोमेन -1 से 1 और इसका जो रेंज होती है वो 0 से π होती है। फिर y = cosec इनवर्स x, जो इसका डोमेन होता है वो r -1 से 1 होता है और रेंज ये होती है
y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स की और टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करना, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगी। ओके, अभी इसको नोट करो। ओके, हमने टेबल देखी और कुछ नोट के पॉइंट देखते हैं। अभी वहाँ पे कुछ स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं आपको साइन इनवर्स एक्स को अच्छे से समझा नहीं पाया था। मैं एक बार और आपको समझाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखना। जब हमने क्लास 11th में y इज इक्वल टू साइन एक्स पढ़ा था, तो जब हमने इसके डोमेन की बात कर, ध्यान से समझना, वहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे। यहाँ देखना, इसके डोमेन जब हमने देखा था तो रियल नंबर था और इसका रेंज जो हमने देखी थी वो हमेशा -1 से 1 आ रही थी। ओके, वो हमेशा -1 से 1 आ रही थी। बट जब हम इसका इन्वर्स लेते हैं, है ना, जब हम इसका इन्वर्स लेते हैं तो इन्वर्स जब डिफाइंड जो होता है वो हमेशा 1 1 एंड 1 2 के लिए होता है। उस कंडीशन में हमें इसके डोमेन को एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हमें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। तो हम क्या करते थे कि हम इसके डोमेन को अब यहाँ पे माइनस अपने आप को -π/2 से π/2 में रेस्ट्रिक्ट कर लेते थे। ओके, ये कर लेते थे। अब जब हमें पता है कि हम जो ग्राफ बनाते थे वो सारे रियल नंबर के लिए बनाते थे, है ना, बट अभी हमने अपने आप को -π/2 से π/2 में रेस्ट्रिक्ट किया है। ओके, और वैल्यू +1 से -1 आएगी, तो π/2 पे वैल्यू आपको 1 मिलेगी और -π/2 पे वैल्यू -1 मिलेगी। तो आपको इसका कुछ इस टाइप से कर्व मिलता था। देखो ना, आप जब इसका कर्व बनाते थे तो आपको इस टाइप से कर्व मिलता था ना, ये ऐसे आता था, ये पाई पे यहाँ पे 0 होता था, है ना, इस टाइप से आता था, फिर -π पे यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, है ना। अब हम इसके इन्वर्स का जब कर्व बनाते हैं तो मैंने क्या कहा कि जब आप इसका इन्वर्स का कर्व बनाते हैं तो जो x एक्सिस, अच्छा, जब y इज इक्वल टू साइन एक्स पे अगर एक पॉइंट a, b है तो अगर आप इसके इन्वर्स पे इस पॉइंट को लिखोगे तो ये b, a बन जाएगा। ओके, तो जब आपके इन्वर्स में जो x एक्सिस की वैल्यू है आप उसको y एक्सिस पे लिख दो, मतलब यहाँ पे जो x एक्सिस पे -π/2 और π/2 थे उनको आप y एक्सिस पे लिख दो, ठीक है, और जो y एक्सिस की वैल्यू थी उनको x एक्सिस पे लिख दो। इतना कर दिया आपने, है ना। तो ये जो कर्व बनेगा ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का बनेगा। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स साइन x होता है। ओके, तो जब आप साइन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है कि साइन इनवर्स 1 को हम साइन π/2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो साइन इनवर्स साइन x क्या होगा, x, मतलब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, π/2, मतलब 1 पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 पर आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, π/2, और -1 पे वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -π/2। तो ये जो कर्व बनेगा ये इस टाइप से बनेगा, है ना। आप ध्यान दो, ये जो कर्व है ये इस टाइप से आ रहा है, ये जो कर्व जो आगे जाएगा ये इस टाइप से आएगा। ओके, ये इस टाइप से आएगा, जैसे ये पाइप ऐसे आएगा ना, तो ये पाइप इधर ऐसे आएगा। ओके, तो बस ये इस टाइप से कर्व होता है। अब हमने जो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखा है वो कहाँ से कहाँ रखा है ना, डोमेन कहाँ से कहाँ रखा था हमने, इसमें -π/2 और इसमें -1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम इसके डोमेन को भी कहाँ से कहाँ रखें, -1 से 1, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2, क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू हम किसी स्पेसिफिक रेंज में फाइंड करेंगे। ओके, ये इसका टोटल कंसेप्ट था। ऐसे ही हमें 6 सारे फंक्शन के लिए देखना है, बट वो अभी हमारे इतना काम का नहीं है, तो हमने डायरेक्ट टेबल को सीखा है। आप टेबल की वैल्यू को अब जब आप उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब धीरे धीरे याद हो जाएगी। ओके, चलो अब नोट के कुछ पॉइंट देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है साइन इनवर्स x। अच्छा, ये ध्यान दें कि साइन इनवर्स x को हम ऐसे नहीं लिख सकते, साइन x का होल इनवर्स, है ना। अगर आपको लिखना है तो साइन इनवर्स x को 1/sin x ले सकते हैं। जैसे कोस इनवर्स x को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कोस x का इनवर्स, है ना, ये गलत है लिखना। आप कोस इनवर्स x को लिख सकते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/cos x। ओके, तो यही लिखा है कि साइन इनवर्स x को अपन ऐसे लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप बाकी के लिए भी ऐसे यही रूल एप्लीकेबल होगा। अगला पॉइंट है, वो पॉइंट है द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच, है ना।
यहाँ पे जो हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किए हैं -π/2 से π/2 में, वो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ही किए हैं। ओके, तो वो जो रेंज है वो एक्चुअल में प्रिंसिपल रेंज है। जो मैंने अभी आपको टेबल में जो रेंज बताई थी ना, साइन इनवर्स एक्स की, कोस इनवर्स एक्स की, वो रेंज एक्चुअल में प्रिंसिपल रेंज है। ओके, तो द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, आपको हमेशा उसी रेंज के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि वो एक प्रिंसिपल रेंज है। ओके, तो आप जब उस रेंज में फाइंड करोगे तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू उस फंक्शन की मिल जाएगी। अभी मैं एक दो क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा, या नोट डाउन कर लो इतने। मैंने आपको जितना भी पढ़ाया अभी, उसमें सबसे जो आपके काम का है वो है आपकी टेबल। ओके, जो मैंने आपको रेंज की टेबल बताई थी, डोमिनेंट रेंज की, ओके, वो आपके काम की है, वही आपके इस चैप्टर में काम आएगी प्रिंसिपल वैल्यू एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करने के लिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए वही है। अब जो मेन हमें जो काम करना है वो है क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक का वो है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। देखो, अब उसने आपसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल रेंज में फाइंड करेंगे, है ना। इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू किस में आएगी? प्रिंसिपल रेंज में, और हम सब कुछ प्रिंसिपल रेंज के लिए ही तो किए हैं। ओके, तो आपको पता है कि y = साइन इनवर्स x के लिए जो रेंज होती है वो क्या होती है? -π/2 से π/2। ओके, ये प्रिंसिपल रेंज होती है y = साइन इनवर्स x के लिए। ओके, अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम देखो प्रोसेस ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन में आपको यही प्रोसेस करना है। क्या? सबसे पहले जो दिया गया फंक्शन है आप उसको y के इक्वल मान लेंगे, तो y = साइन इनवर्स 1/√2 लिख देंगे इसको। फिर साइन को इधर ले आएंगे तो साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो साइन y हो जाएगा, और यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टेबल, मतलब आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो 1/√2 जो साइन में वैल्यू होती है वो साइन π/4 की होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक लाइन लिखनी है कि वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से π/2। हमें पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स की क्या है? -π/2 से π/2 है। और अब आप यहाँ देखो, ये जो देखो एक्चुअल में जब आप इसको सोल्व करोगे, तो अगर आप इसको y = उस साइन इनवर्स को उधर ले जाते हैं तो y = साइन इनवर्स साइन π/4 बनता है, और साइन इनवर्स साइन x होता है, मतलब y = π/4, और y आपका क्या है? साइन इनवर्स 1/√2, मतलब साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? π/4 होती है। तो क्या π/4 इस प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो, -π/2 से +π/2 के बीच में π/4 भी आएगा, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से, है ना। ये आपको नहीं करना है, आपको बस यहीं से देखना है कि देखो यहाँ पे भी साइन है, आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तो y क्या है? π/4 है, और y π/4 है, मतलब y क्या है? y यहाँ पे क्या है? साइन इनवर्स 1/√2, मतलब जब y की जगह साइन इनवर्स 1/√2 लिखेंगे तो आपको उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? π/4, और π/4 प्रिंसिपल रेंज में आ रही है, तो यहाँ से क्या लिखोगे? देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज क्या है? π/4, है ना। वो क्यों है? क्योंकि वो इस रेंज में, प्रिंसिपल रेंज में आ रही है। ओके, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है। आप इसको नोट करो, हम और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे देखा जाए तो इस एग्जाम्पल को हमें एक्सरसाइज करने के बाद सोल्व करना चाहिए, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, तो कोशिश करना इसको समझने की। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√2। तो -1/√3 को अगर हम x मान लें तो y = जो कोट इनवर्स x होता है उसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो ओपन इंटरवल 0 से π होती है। आप टेबल चेक कर लेना, मतलब जो आपको अगर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको प्रिंसिपल रेंज में वो आनी चाहिए, तभी तो वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको जो दिया गया है आप उसको y के इक्वल मानोगे, तो y = कोट इनवर्स -1/√3 उसको लिखोगे।
ये कर दोगे, फिर कोट इनवर्स को इधर ले आओगे तो कोट वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/√3 हो जाएगा, फिर कोट वाई। अच्छा, tan 60 कितना होता है, √3 होता है ना, tan 60 √3 होता है, तो कोट 60 कितना होगा 1/√3 है ना। तो इसको आप माइनस कोट और 60 को हम π/3 लिखते हैं, है ना। अच्छा, आपको ये पता है कि कोट माइनस थीटा माइनस का कोट थीटा होता है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट वाई इज इक्वल टू कोट माइनस का π/3। आपने ये लिखा, अब आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, इतना आ गया आपका। अब क्या लिखोगे, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स इज 0 से पाई, है ना। अब क्या आप मुझे बताओ, क्या -π/3 0 से पाई में आ रहा है क्या इस प्रिंसिपल रेंज में? देखो, इसमें इसका ये ओपन इंटरवल मतलब 0 और पाई तो इंक्लूड नहीं है। अब इसके बीच की वैल्यू आ सकती है, तो इसके बीच में तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी ना, 0 से स्टार्ट है। तो आपका जो जब क्या आपकी जो -π/3 है, क्या वो प्रिंसिपल रेंज में आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो अगर कोई बच्चा इसका आंसर -π/3 लिखता है तो उसका आंसर गलत है, क्योंकि वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, वो दूसरी वैल्यू है ना, वो जनरल वैल्यू है, प्रिंसिपल नहीं है। तो आपको तो कौन से पूछे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वैल्यू लिखने के लिए वो प्रिंसिपल रेंज में आनी चाहिए। तो क्या वो -π/3 प्रिंसिपल रेंज में आ रही है क्या? नहीं आ रही है। तो अब आपको उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, है ना। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये प्रिंसिपल रेंज में नहीं आ रही है ना। तो आप इसको यही रहने दो, कोट माइनस कोट π/3 ही रहने दो। अब आप ये देखो, है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में हमें ये एक्सरसाइज के बात करना था, बट कोई बात नहीं। अब आप ये देखो कि कोट कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। कोट सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। अच्छा, जो प्रिंसिपल आ रही है वो 0 से पाई के बीच में आ रही है ना, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में आ रही है। तो इसकी तो हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो इसकी बात करनी है। प्रिंसिपल तो 0 से पाई में। अब इसमें तो कोट क्या होता है, पॉजिटिव, पर हमें कोट क्या चाहिए, नेगेटिव, मतलब हम इसकी बात करेंगे। अब या तो हम उसको π/2 प्लस लिख सकते हैं या पाई माइनस लिख सकते हैं। π/2 प्लस लिखेंगे तो कोट 10 में बदल जाएगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है π/2 लिखने पे उसका रेसिप्रोकल आ जाता है, कोट का 10 आ जाएगा। बट पाई माइनस करेंगे तो कोट का कोट रहेगा। तो आपको यहाँ से समझ में ये आ गया कि हम इसको पाई माइनस करके लिख सकते हैं, कोट पाई माइनस π/3। आप चेक कर लो, ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि इसको कैसे चेक करते हैं। कोट पाई माइनस π/3 आप चेक करो क्या आएगा। सबसे पहले तो पाई है तो कोट का कोट रहेगा, और माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा, है ना। आपको पता है ना कि कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोट थीटा होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाया आपको 11th में, ओके। तो आपको पता है कि कोट पाई माइनस π/3, पाई है तो कोट का कोट रहेगा, और फिर माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, और थीटा क्या है, π/3। मतलब कोट पाई माइनस π/3 किसके इक्वल होता है, माइनस कोट π/3 के इक्वल होता है। अब आप इसको सोल्व कर लो तो कोट वाई यहाँ से कितना आ जाएगा, कोट 3 पाई माइनस पाई 2 π/3। अब आप देखो 2 π/3 इसके अंदर आ रहा है ना, इसके अंदर आ रहा है। आप ऐसे चेक कर लो ना, पाई की वैल्यू 180 रखो तो 180 इंटू 2 और यहाँ पे 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120। तो 120 0 से पाई में तो आएगा ना, ये 180 है तो 0 से 180 के बीच में 120 आएगा, मतलब ये प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स इज 0 से पाई, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3 इज 2 π/3। ओके, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक्चुअली में इसको हमें एक्सरसाइज के बाद करना है चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है, आप इसको समझने की कोशिश करना। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, सो फाइनली मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 में आपको
फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो आपको इन सबकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल रेंज में आना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि y इजिकल टू साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। इसकी टेंशन नहीं लीजिए, आप ये जब क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे तो आपको ये याद हो जाएगी। ओके, तो क्या तरीका था, सबसे पहले आप फंक्शन को किसके इक्वल मानेंगे, y के इक्वल। तो y इजिकल टू साइन इनवर्स -1/2 लिखेंगे, फिर साइन इनवर्स, सारे क्वेश्चन की प्रोसेस यही है। फिर साइन इनवर्स को इधर लिखेंगे तो साइन y ये -1/2 हो जाएगा, फिर साइन y -1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो साइन π/6 लिखेंगे ना, साइन 31/2 होता है π/6। और आपको ये पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, मतलब माइनस साइन थीटा को मैं साइन माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन y को क्या मैं साइन -π/6 लिख सकता हूँ। अब आपको चेक करना है कि क्या मेरा π/6 क्या मेरा -π/6 इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरा -π/6 इस प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में -π/6 आएगा। -90 से +90 में -30 भी तो आएगा, है ना। -90 से +90 में -30 भी तो आएगा, मतलब ये -π/6 इस प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है, मतलब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू branch of sin inverse is closed interval -π/2 से π/2। therefore principal value of sin inverse -1/2 is माइनस का π/6। ओके, तो ये इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की π/6। ओके, ये नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो, आपको इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी, कोस इनवर्स √3/2। तो आपको पता है कि y इजिकल टू कोस इनवर्स x के लिए जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो 0 से π होती है, क्लोज्ड इंटरवल, ये ध्यान रखना, क्लोज्ड इंटरवल 0 से π होती है। ओके, तो सबसे पहले आप इसको y के इक्वल लिखोगे। सो y इजिकल टू कोस इनवर्स √3/2, फिर कोस इनवर्स को इधर लाओगे तो कोस y कितना आ जाएगा, √3/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। ये साइन 60 में होती है तो ये कोस 30 की होगी यहाँ पे, तो कोस π/6 की होगी ना। हाँ, कोस π/6 की वैल्यू, मतलब कोस 30 की वैल्यू √3/2 होगी। बस अब यहाँ से आगे कुछ कर नहीं सकते, तो आप चेक कर लो क्या π/6 0 से π में आ रहा है, मतलब 0 से 180 में क्या 30 आएगा, क्या आएगा, ऑफकोर्स आएगा। तो ये इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ से क्या लिखोगे, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू branch of cos inverse is closed interval 0 से π। okay, therefore principal value of cos inverse √3/2 is π/6। ओके, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, इसको नोट करो। ओके, सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ओके, तो अब आप इसके क्वेश्चन, मैंने 4 क्वेश्चन आपको करके बता दिए हैं, तो आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सरसाइज 2.1 के। ओके, ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन और बताऊंगा आपको। ओके, तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। ओके, बाय।